हेलो, हमारा न्यूज़ चैनल न्यूज़ बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ भूमिका। अफगानिस्तान में भुखमरी के हालात कैसे निपटेगा तालिबान, दुनिया जहान। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद उपजे हालात को दुनिया के सबसे खराब मानवीय संकट में गिना जा रहा है। दशक के सबसे बुरे सूखे के कारण यहाँ गेहूं की 1/4 फसल बर्बाद हो गई है और कड़कड़ाती सर्दियों में यहाँ के 2 करोड़ 30 लाख लोगों के सिर पर भुखमरी का खतरा मंडरा रहा है। दूसरी तरफ यहाँ सत्ता परिवर्तन के बाद देश को पश्चिमी देशों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से मिलने वाली आर्थिक मदद बंद हो गई है। अर्थव्यवस्था संकट में घिर चुकी है और सरकारी मुलाजिमों की तनख्वाह रोक गई है। लोगों को ये भी नहीं पता कि हालात सामान्य होंगे या नहीं, और अगर हुए तो कब तक। तो भुखमरी के खतरे का सामना कर रहे अफगानिस्तान के लोग कड़कड़ाती ठंड कैसे गुजार पाएंगे, क्या कहना है जानकारों का। आज का अफगानिस्तान। काबुल में मौजूद बीबीसी संवाददाता सिकंदर किरमानी कहते हैं कि अफगानिस्तान की समस्या इतना विकराल रूप ले चुकी है कि इसका साया यहाँ की बड़ी आबादी पर पड़ रहा है। वो कहते हैं, जिन लोगों के पास सरकारी नौकरी थी, जो स्वास्थ्य कर्मी या टीचर थे, उन्हें 4-5 महीनों से पैसा नहीं मिला है। वो काम पर तो जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। ग्रामीण इलाकों में लंबे वक्त से हालात गंभीर थे, लेकिन अब वहां से लेकर शहरों के मध्यम वर्ग तक के लिए मुश्किलें बढ़ गई है। अफगानिस्तान न केवल मानवीय संकट से जूझ रहा है, बल्कि बदलाव के दौर से भी गुजर रहा है, और इसका सीधा असर यह है कि आधी आबादी पर पड़ रहा है। तालिबान ने महिलाओं को अर्थव्यवस्था और शिक्षा से लगभग पूरी तरह निकाल बाहर कर दिया है। सिकंदर कहते हैं, पहले के मुकाबले अब महिलाएं, खासकर युवा महिलाएं, कम ही घरों से बाहर दिखती है। ग्रामीण इलाकों के मुकाबले काबुल और दूसरे बड़े शहरों में महिलाएं बाहर निकलती तो है, लेकिन कुछ महीने पहले की तुलना में वो अधिक रूढ़िवादी तरीके से कपड़े पहने दिखती है। पहले वो जीन्स पहनती थी, भले ही चेहरे पर हिजाब हो, लेकिन अब ऐसा नहीं दिखता। हालांकि ये भी है कि 90 के दशक में तालिबान सत्ता की निशानी बन चुका। बुर्का पहनने के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जा रहा। वो बताते हैं कि अधिकतर महिलाओं से कह दिया गया है कि वो काम पर नहीं लौट सकेंगी। सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं को स्कूल जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। हालांकि तालिबान ने कहा है कि सर्दियों के बाद छात्राएं स्कूल जा सकेंगी, लेकिन उसके बाद पर कम ही भरोसा किया जा सकता है। सत्ता में आने के बाद तालिबान ने और भी कुछ वादे किए थे, लेकिन वो इन्हें पूरा करेगा, इस पर यकीन करना मुश्किल है। उसने अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार की बात की है, लेकिन देखा जाए तो उसके सत्ता में आने के कुछ महीनों बाद 4 करोड़ की आबादी वाले इस देश के एक बड़े हिस्से के सिर पर भुखमरी की तलवार लटक रही है। सिकंदर कहते हैं, कुपोषण बढ़ रहा है और ये गंभीर मुद्दा बन रहा है। कंधार में मेरी मुलाकात एक डॉक्टर से हुई थी। 2 साल पहले जब उनसे मेरी मुलाकात हुई थी तो वो युद्ध में घायल लोगों का इलाज करते थे। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में अस्पताल में कुपोषित बच्चे और माएँ अधिक आ रहे हैं। अफगानिस्तान में हालात हमेशा से बुरे रहे हैं। बीते साल भी सर्दियों में यहाँ 1 करोड़ 80 लाख लोगों के सामने खाने की कमी की समस्या थी। ये आंकड़ा अब 2 करोड़ 30 लाख तक पहुंच गया है। अफगानिस्तान ने संघर्ष का लंबा दौर देखा है और विदेशी सेनाओं के जाने के बाद यहाँ स्थिति तेजी से बिगड़ी है। देश पर तालिबान का कब्जा होते ही पश्चिमी मुल्कों ने उसे दी जा रही आर्थिक मदद रोक दी। ये यहाँ के लिए लाइफलाइन की तरह थी, लेकिन कई अफगानों का मानना है कि विदेशी सेनाओं के यहाँ से जाने से जो एक अच्छी चीज़ हुई है वो ये कि यहाँ युद्ध खत्म हो गया है। सिकंदर कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि तालिबान अधिक लोकप्रिय है, लेकिन उसे इसकी ज़रूरत भी नहीं। वो चाहता है कि लोग निर्विरोध उसे स्वीकार करें, और फिर लोग पहले की सरकार के दौर में फैले भ्रष्टाचार से थक चुके थे। अगर आप ऐसे ग्रामीण इलाकों में जाएं जो संघर्ष की मार झेल चुके हो, तो आप पाएंगे कि वहाँ लोग युद्ध खत्म होने से खुश हैं, और पश्तून बहुल इलाकों में लोग कुछ मुद्दों पर तालिबान के रूढ़िवादी नज़रिए से इत्तेफाक भी रखते हैं। ये एक महत्वपूर्ण फ़र्क की तरह इशारा करता है।
ग्रामीण इलाकों में पारंपरिक तौर तरीकों को मानने वाले तालिबान के पहले के शासन के दौर में लौटने की कोशिश कर रहे हैं, तो शहरों में रहने वाले अब आज़ाद ख्याल जिंदगी चाहते हैं। वो कहते हैं, बड़े शहरों में रहने वालों का मानना है कि देश 20 साल पीछे चला गया है। लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। दक्षिण पश्चिम में मानव तस्करी के एक अड्डे पर मैंने देखा कि बेहतर जिंदगी की उम्मीद में रोज करीब 4 से 5 हज़ार लोग अवैध तरीके से सीमा पार जा रहे हैं। यानी अस्थिरता के माहौल के बीच देश से लोगों का पलायन शुरू हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मौजूदा हालातों से केवल आम लोग परेशान हैं। अर्थव्यवस्था की स्थिति तालिबान के लिए भी चिंता का सबब बनी हुई है, लेकिन उसके सामने एक और बड़ी चुनौती है। संगठन में मतभेद उठने लगे हैं और उसे सुलझाना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। तालिबान के भीतर गहरे मतभेद। डॉक्टर माइक मार्टिन किंग्स कॉलेज लंदन में विजिटिंग रिसर्च फेलो है। वो कहते हैं कि तालिबान को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि ये संगठन असल में गुटों में बटा हुआ है। डॉक्टर मार्टिन कहते हैं, स्पष्ट तौर पर तालिबान 2 बड़े गुटों में बटा है। पहला हक्कानी नेटवर्क, जिसका नाम अमेरिका के आतंकवादी संगठनों की लिस्ट में है, और दूसरा दक्षिण की तरफ का वो समूह जो 90 के दशक में तालिबान का पहला संगठन हुआ करता था। ये असली तालिबान था। हक्कानी को पाकिस्तान के करीब माना जाता है, जबकि दूसरे गुट को ईरान के करीब माना जाता है। ये दोनों ही नई सरकार में अधिक ताकत चाहते हैं। अब ये मतभेद हिंसक हो गया है। दोनों गुटों के लड़ाकों के बीच हाथापाई और गोलीबारी हो चुकी है। डॉक्टर माइक मार्टिन कहते हैं, दोनों गुटों के लड़ाकों के बीच हाथापाई और गोलीबारी हो चुकी है। हम दफ्तरों पर हमले भी देख चुके हैं, खासकर अफगान क्रिकेट बोर्ड का प्रमुख चुनने के मसले पर। दोहा में अमेरिका के साथ समझौते पर चर्चा कर रही मुल्ला गनी बरादर अंतरिम सरकार में मनचाहा पद न मिलने के बाद कई दिनों तक देख नहीं गए थे। तालिबान गुरिल्ला लड़ाकों की फौज से देश चलाने वाली सरकार बनने के बदलाव से गुजर रहा है। बीते साल के सितंबर से वो ये कि संगठन के रूप में ये बहुकेंद्रीय व्यवस्था से बाहर निकलकर एक ठोस केंद्रीय ताकत बनने की प्रक्रिया में है। डॉक्टर माइक मार्टिन समझाते हैं कि बीते 2 दशकों में दुनिया की ताकतवर सेनाओं से जूझने और अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए उसका विकेंद्रित होना जरूरी था, लेकिन उसे सरकार बनानी है और उसके लिए एक खास ढांचा जरूरी है। वो कहते हैं वो इसी प्रक्रिया में है, लेकिन कबायली नेता तालिबान की नीतियों को कितना मानेंगे, ये बड़ा सवाल है। संघर्ष के वक्त से तालिबान की ताकत लड़ाकों के ऐसे समूह थे जिनका नेतृत्व प्रभावी माने जाने वाले मुजाहिर नेता कर रहे थे। इन्हें जब सरकारी पद दिए गए हैं, लेकिन असल में तालिबान अभी भी लड़ाकों की फौज है जिनमें मुजाहिर ताकतवर है और लड़ाकों पर नियंत्रण रखते हैं। उन्हें सरकार में शामिल किया गया है ताकि ज़रूरत पड़ने पर सेना और पुलिस में उनकी मदद ली जा सके। देश में कई ऐसे समुदाय हैं जो या तो इस्लाम की दूसरी शाखा को मानते हैं या दूसरी नस्ल के हैं। तालिबान उसका प्रतिनिधित्व नहीं करता। इनमें पश्तून, नाजिक, उज़्बेक और खास कर शिया हज़ारा समुदाय शामिल है। लेकिन एक और गुट है जो अफगानिस्तान में अपनी जड़ें जमाना चाहता है और तालिबान के लिए सरदर्द बना हुआ है। डॉक्टर माइक मार्टिन कहते हैं, इस्लामिक स्टेट एक धुर दक्षिणपंथी गुट है जिसे लेकर तालिबान बेहद चिंतित है। हम ये इसलिए जानते हैं क्योंकि सत्ता में आने के बाद तालिबान के प्रमुख नेता हिब्बुल्लाह अखुंदजादा ने एक ऑडियो संदेश जारी कर कहा था कि आंदोलन में कुछ गद्दार मौजूद है जिनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। वो चिंतित थे क्योंकि कुछ लोग तालिबान छोड़कर इस्लामिक स्टेट में शामिल हो सकते थे। इस्लामी कानून के मामले में इस्लामिक स्टेट तालिबान से अधिक कट्टर विचार रखता है। आने वाले वक्त में वो तालिबान के लिए बड़ा राजनीतिक खतरा बन सकता है। वो कहते हैं, तालिबान में कई ऐसे युवा हैं जिनके जन्म 9/11 के बाद हुआ है। ये लोग अधिक उग्र है। ये सुनते आए हैं कि तालिबान विदेशियों को देश से निकालेगा और महिलाओं को अधिकार नहीं दिए जाएंगे।
अब अचानक वो देख रहे हैं कि तालिबान उदार दिखना चाहता है और उसके नेता संयुक्त राष्ट्र और रिफ्यूजी काउंसिल के महिला प्रतिनिधियों से मुलाकातें कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चाहता है कि तालिबान उदारवादी रुख अपनाए, लेकिन इससे संगठन के टूटने का खतरा हो सकता है। तालिबान दो पादों के बीच फंसा है। तालिबान दो पार्टों के बीच फंसा है। वो उदारवादी भी दिखना चाहता है और रूढ़िवादी तबके को नाराज भी नहीं करना चाहता, और आर्थिक स्थिति बुरी तरह लड़खड़ाने के कारण उसकी ये कश्मकश और बढ़ गई है। रुकी आर्थिक मदद। लॉरेल मिलर इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की एशिया प्रोग्राम निर्देशक हैं। इनका कहना है कि मुसीबत इसलिए गंभीर हो गई है क्योंकि बीते 2 दशकों से अफगान सरकार विदेशी मदद पर निर्भर थी। अशरफ गनी के नेतृत्व वाली सरकार की जीडीपी का 43% हिस्सा विदेशी मदद से आता था। तालिबान के आने के बाद आर्थिक मदद तो बंद हुई है, बल्कि अमेरिका ने उस पर कई प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। वो कहती है अफगान सरकार की संपत्ति, केंद्रीय बैंक का रिजर्व सब फ्रीज कर दिया गया है। प्रतिबंधों के कारण वहां की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है। तालिबान पिछले साल पेश किए गए बजट का 1/4 तक भी जमा नहीं कर पाया है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल में कहा है कि इस कारण मानवीय संकट पैदा हो सकता है। आर्थिक तंगी का असर भी दिखने लगा है। सरकारी सेवाएं ठप पड़ गई है और सरकारी मुलाजिमों को तनख्वाह नहीं मिल रही। तालिबान अवैध काम के जरिए पैसे इकट्ठा करता रहा है, लेकिन अब उसके लिए लेन देन को पारदर्शी रखना मजबूरी हो गया है, लेकिन ऐसा करने का उसे कोई अनुभव नहीं है। लॉरेल मिलर कहती है तालिबान को जिसका अनुभव है वो है समांतर अर्थव्यवस्था या अवैध पैसों पर टिकी आर्थिक व्यवस्था को चलाना। बैंकों की बजाय अनौपचारिक हवाला नेटवर्क के जरिए लेन देन करना। ये व्यवस्थाएं न तो पारदर्शी है और न ही अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार है। तालिबान की आय का मुख्य स्रोत था अफीम की खेती, जिससे नशीला पदार्थ हेरोइन बनाया जाता है। अमेरिकी सेना ने इस कारोबार पर लगाम लगाने के लिए काफ़ी मशक्कत की थी, लेकिन हालात बिगड़े तो ये कारोबार एक बार फिर फल फूल सकता है। लॉरेल मिलर कहती है मौजूदा हालत के लिए तालिबान विदेशी ताकतों को जिम्मेदार ठहरा रहा है। उनके लिए ये कहना आसान है कि देश में संसाधनों की कमी के लिए विदेशी ताकतें जिम्मेदार हैं। ऐसा भी नहीं है कि विदेशों से मदद पूरी तरह रुकी है। पश्चिमी देशों से लाखों डॉलर आपात मानवीय मदद संयुक्त राष्ट्र और राहत एजेंसियों के जरिए अफगानिस्तान पहुंच रही है, लेकिन ये नाकाफी है। लॉरेल मिलर कहती है कि दुख की बात यह है कि एशिया के दूसरे देश हालात देख तो रहे हैं, लेकिन मदद के लिए आगे नहीं आ रहे। वो कहती है देखा जाए तो एशिया के मुल्क काफ़ी कम मदद दे रहे हैं। चीन ने $3 करोड़ मदद की घोषणा की है। उन्हें लगता है कि अमेरिका और नेटो देशों ने अपनी सेनाएं अफगानिस्तान भेजी थी, इसलिए वहां की स्थिति के लिए उन्हें ही जिम्मेदार होना चाहिए। तालिबान का कहना है कि मदद न मिली तो ड्रग्स का कारोबार बढ़ेगा, पलायन बढ़ेगा और आम लोग परेशान होंगे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कहना है कि सत्ता पर काबिज संगठन उन्हें पसंद नहीं, इसलिए वो मदद नहीं कर सकते और इस वजह से और इस बहस के बीच जो फंसे हैं वो अफगानिस्तान के आम नागरिक। संकट गहरा रहा है और सवाल उठना लाजमी है कि आगे क्या होगा। भुखमरी की कगार पर। एशली जैक्सन ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ आर्म्ड ग्रुप्स में सहनिर्देशक है। वो कहती है कि तालिबान ने आज से पहले ऐसी मुश्किल परिस्थिति का कभी सामना नहीं किया। वो कहती तालिबान जिस तरह के संकट का मुकाबला कर रहा है वैसी स्थिति किसी भी सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण होती, लेकिन तालिबान के साथ मुश्किल ये है कि न तो वो इस काम में सक्षम है और न ही उसके पास इससे निपटने की कोई योजना है। एशली मानती है कि अफगानिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद बंद करने से कोई लाभ नहीं होगा। उनके अनुसार ये ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करने जैसा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अफगान अर्थव्यवस्था की गर्दन पर अपना घुटना टिका दिया है।
आपको इसे हटाना ही पड़ेगा। आपको उसके अर्थव्यवस्था को चलाना होगा, लेकिन अफगानिस्तान को विदेशी मदद बिना शर्त नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं लगता। वो कहती, मुझे लगता है कि तालिबान ये समझने की कोशिश कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उससे क्या चाहता है। मुश्किल ये है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मांगे तो कर रहा है, लेकिन सही मायनों में न तो बातचीत हो रही है और न ही कोई रोड मैप दिया जा रहा है। एशली कहती है, तालिबान चर्चा की मेज तक आने को तैयार है। उसने कहा कि लड़कियों को पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। हमें सुनिश्चित करना है कि वो अपना वादा पूरा करे, लेकिन इसके लिए पश्चिमी देशों को अपना रवैया बदलना होगा। वो कहती, अभी इसकी कल्पना करना मुश्किल है। अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे देशों ने अफगानिस्तान को लेकर जो नीति अपनाई है, उससे पलायन जैसी समस्या हल नहीं होगी। आपको प्रतिबंधों वाली नीति को छोड़ना होगा। अफगान नागरिक अनाड़ी नहीं है। वो जानते हैं कि तालिबान अपने बुने इस संकट का सामना नहीं कर सकेगा। उन्हें भरोसा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मदद करेगा। एशली कहती है कि हमें ये समझना चाहिए कि हालात टाले जा सकते हैं। आरोप प्रत्यारोप से बड़े लोगों को आपात मदद की ज़रूरत है, और ऐसा न हुआ तो भुखमरी से लाखों बच्चों के मरने का खतरा है। तो अफगानिस्तान कड़कड़ाती ठंड में भुखमरी के खतरे का सामना कैसे करेगा? अतीत को देखा जाए तो पश्चिमी देशों से आर्थिक मदद मिलने से पहले भी अफगानिस्तान के लिए मुश्किलों का सामना करना नई बात नहीं थी, लेकिन अब विदेशी मदद बंद है और सत्ता में बैठे नए शासक के पास संकट से जूझ रहे मुल्क और अर्थव्यवस्था को चलाने का कोई अनुभव नहीं। हालात गंभीर है। कुछ आपात मदद पहुंच तो रही है, लेकिन उतना काफ़ी नहीं। अफगान सरकार को तुरंत कैश चाहिए। देश का नेतृत्व कमज़ोर कंधों पर है। ऐसे में कुछ के लिए ड्रग्स के धंधे में घुसने की मजबूरी है, तो कुछ के लिए देश छोड़ने की। फैसला जो भी हो, अफगानिस्तान पश्चिमी देशों के लिए गले की वो हड्डी बन गया है जो न उगलते बनता है और न निगलते। That's all for our news today. Stay tuned to our channel. Good day.